आपने इस प्रकार से उनको आपने लाइब्रेरी में अरेंज करना शुरू किया। अब जब आप अरेंज करते हैं तो मैथमेटिक्स की भी अगर आपके पास 50 किताबें हैं तो मैथमेटिक्स को भी आप अलग अलग उनके अंकन प्रदान करेंगे, उसके अंदर भी अगर सब क्लासेस हैं उन क्लासेस के ऊपर बांटेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी लाइब्रेरी क्लासीफाई हो जाएगी, और क्लासीफाई होने के बाद लाइब्रेरी पूरी तरीके से आपकी अरेंज हो जाएगी। तो क्लासिफिकेशन किसके लिए काम आ रहा है? क्लासिफिकेशन काम आ रहा है, इट इज ओनली यूज फॉर अरेंजमेंट। ARRANGMENT, क्लासिफिकेशन किसके लिए काम आ रहा है? अरेंजमेंट के लिए काम आ रहा है। आप उनका व्यवस्थापन कर रहे हैं। आप लाइब्रेरी में चीजों को अरेंज करना है तो आपको क्लासिफिकेशन काम में लेना होगा, और ये क्लासिफिकेशन करना जो है लाइब्रेरियन का काम है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सैयद फ़हीम अली एक बार फिर से आपके सामने टारगेट अभी की इस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल क्लासेस के अंदर, जिन्हें हमने विशेष तौर पे तैयार किया है पुस्तकालय विज्ञान के समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए। साथियों, आज हम पुनः बात करेंगे 5 लॉज ऑफ द लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, और 5 सूत्र में से हम तीसरे सूत्र पर बात करेंगे। ये हमारा तीसरा पार्ट है। इस जो स्पेशल क्लास जो हमने आपके लिए तैयार करी है, इसके पहले 2 पार्ट ऑलरेडी हम लोग बना चुके, और उम्मीद करता हूं आपने वो 2 पार्ट पहले देख लिए होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये जो है ये तीसरा भाग है, तो पहले आपने सभी ने देख लिया। अगर जिन्होंने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां से जाके पार्ट 1 और 2 आप देख लीजिए। आज हम बात करेंगे पार्ट तीसरे की, यानी कि तीसरा। देखिए, तीसरे भाग में हम आज बात करेंगे तीसरे सूत्र की, क्योंकि हम पहले 2 पार्ट में बात कर चुके हैं पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। ये 5 सूत्र का महत्व मैंने आपको पहले पार्ट में बताया एक बार पुनः, कि ये 5 सूत्र जो है पुस्तकालय विज्ञान की आधारशिला है। बिना इसके हम विषय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये रंगनाथन द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक भी है पुस्तकालय विज्ञान की, जिसका प्रकाशन 1931 में किया गया। हालांकि सूत्र जो है 5 सूत्र 1928 में बनकर तैयार हो चुके थे। 1931 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के सहयोग से जो है 5 लॉज को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। ये पुस्तक जो है ये विभिन्न प्रकार के, इसमें 5 सूत्र हैं, और पुस्तक से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पहले सूत्र में कौन सा प्रश्न बनता है, दूसरे सूत्र में कौन सा प्रश्न बनता है, रंगनाथन से संबंधित ये सारी बात हम लोग पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे सूत्र की। देखिए, तीसरे सूत्र की हम बात करते हैं। तीसरा सूत्र है, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। दूसरा सूत्र और तीसरे सूत्र में मैंने आपको अंतर बताया था कि दूसरा सूत्र आपसे कहता है कि प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, और तीसरा सूत्र ये कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सुनने में दोनों ही सूत्र जो है हमें एक जैसे लगते हैं कि पाठक को पुस्तक मिले या पुस्तक को पाठक मिले, तो दोनों में डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इस डिफरेंस के लिए आपको त्रिमूर्ति अवधारणा याद होगी, जो पिछली क्लासेस में मैंने जिसके बारे में आपसे बात करी थी कि डिफरेंस में रंगनाथन जो है 3 चीजों पर सबसे ज्यादा अत्यधिक बल दिया, सबसे ज्यादा। तो हम उन 3 चीजों के बारे में हम बात करते हैं कि 3 चीजें कौन कौन सी है। देखिए, सबसे पहली चीज जो है नंबर 1, यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर नोट करते जाएंगे एक एक मेरे साथ। सबसे पहला दैट इज नोन एज पाठक। नंबर 2 आपका पुस्तक है, और तीसरा जो है आपका वो है आपका कर्मचारी। ये बात हम लोग पिछली क्लास में भी कर चुके। पाठक, पुस्तक और कर्मचारी तीनों ही चीजें महत्वपूर्ण हैं, और इन तीनों से ही जो है आपको डिफरेंस पता चलता है, जिससे हम दूसरे और तीसरे सूत्र के अंदर छोटा सा अंतर है हम बात कर सकते हैं। सुनने में मैंने आपको बताया कि एक जैसा लगता है, प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले या प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। तो जब पाठक और पुस्तक की बात आएगी तो आप प्राथमिकता जो है वो आप पाठक को देंगे। यानी कि सबसे पहले आप किसे देंगे प्राथमिकता? नंबर 1 पाठक, नंबर 2 पुस्तक, और नंबर 3 जो है वो क्या है आपका कर्मचारी है। तो पाठक, पुस्तक और कर्मचारी तीनों को हम क्रम में लिखते हैं, त्रिमूर्ति अवधारणा बनती है। पाठक को हम प्राथमिकता देंगे, तो पाठक को प्राथमिकता देने के कारण ही जो है लाइब्रेरी साइंस का जो सेकंड लॉ, दूसरा सूत्र है, वो ये कहलाता है कि प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, जबकि तीसरा सूत्र कहलाता है कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। तो आज हम बात करेंगे तीसरे सूत्र की, जिसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। इसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले यानी कि
जितनी भी पुस्तकें हमारे पास लाइब्रेरी में है उन सब का भरपूर उपयोग होना चाहिए, यानी कि एवरी बुक इट्स रीडर, एवरी बुक इट्स रीडर, यानी कि हर पुस्तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सभी में, अब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं जो परीक्षा दे रहे हैं, आप भविष्य के लाइब्रेरियंस हैं, आप पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, आज आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कल आपकी एग्जाम आप क्लियर करेंगे, आपकी पोस्टिंग होगी, आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में आप लाइब्रेरियंस रहेंगे। आप लाइब्रेरियन बनने के बाद आपको अपने जीवन में क्या करना है और किस प्रकार से आपको अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, आपके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां और फर्ज आपके कौन कौन से हैं, इन समस्त चीज़ों के लिए जो आपको बेसिकली फंडामेंटल जो चीज़ करनी है वो आपको 5 लॉज जो है आपके बहुत जीवन में काम आने वाले हैं। इन्हें आप उस प्रकार से जीवन में अपनाएंगे कि आप एक श्रेष्ठ लाइब्रेरियन बन पाएंगे। रंगनाथन ने अपने संपूर्ण जीवन जितना भी सार है वो 5 सूत्रों में दे रखा है, इसलिए 5 सूत्र परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ही है, लेकिन अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो ये 5 सूत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन 5 सूत्रों को आपको वास्तव में जीवन में अपनाना होगा और 5 सूत्रों को अपनाने पर ही आप वास्तव में एक श्रेष्ठ लाइब्रेरियन, एक पुस्तकालय अध्यक्ष बन सकते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं आज तीसरे सूत्र की, जिसमें लिखा है कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। बहुत ही सिंपल है, इसे समझने की कोशिश कीजिए कि आप एक लाइब्रेरियन हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है, आपके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर आपके पास कई सारी पुस्तकें हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके पास एक लाइब्रेरी जिसके अंदर आपके पास 1000 किताबें हैं, थोड़ी और बड़ी होगी तो 10,000 किताबें हैं या 1 लाख किताबें आपके पास है। उदाहरण हम बात कर रहे हैं 1000 किताबों की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 1000 पुस्तकें हैं तो उन 1000 पुस्तकों में से आप ये देखेंगे, जब आप लाइब्रेरी में काम करेंगे, आप एज ए लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर आप कार्यरत होंगे, तो पूरे एक साल भर में अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उन 1000 किताबों में से आपके पास 300 या 400 किताबें ऐसी है जो बार बार इशू भी होती है या जिनका उपयोग किया गया आपके पाठकों द्वारा। लेकिन एक बहुत बड़ा, यानी कि 50% आदि या 60% बुक्स ऐसी हैं जो साल भर में अपनी जगह से हिली नहीं है, वो जिस अलमारी में रखी थी वहीं पर है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, उसे किसी भी पाठक द्वारा साल में एक बार भी उसे टच नहीं किया गया, उसे खोलकर नहीं देखा गया और नहीं उसे जारी किया गया। तो उन पुस्तकों के प्रति भी आपका कर्तव्य होता है, और एज ए लाइब्रेरियन आपका कर्तव्य यह है कि जिन पुस्तकों का उपयोग नहीं किया गया उन पुस्तकों का उपयोग किया जाए। इसलिए यहां से इसी सोच के साथ, इसी विचारधारा के साथ रंगनाथन का तीसरा सूत्र आपके सामने आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। तो यहीं से हमारी बात शुरू होती है। ये पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में से मुझे सबसे अच्छा सूत्र मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि इस सूत्र में सबसे अधिक गहराई है। पहला सूत्र हमने पढ़ा, बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोगार्थ है, ये हम बात कर चुके हैं। दूसरा सूत्र हमने ये पढ़ा कि प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, लेकिन तीसरा सूत्र जो है ये व्यक्तिगत तौर से मेरी राय है कि मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ये तीसरा सूत्र जो है आपको पुस्तकालय में होने वाले या पुस्तकालय अध्यक्ष के समस्त कर्तव्यों की ओर ध्यान दिलाता है। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र मुझे लगता है, जहां पर बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एवरी बुक, क्योंकि लाइब्रेरी में आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, हम बात कर रहे हैं प्रत्येक पुस्तक की, ऐसा नहीं कि हम अधिकतम पुस्तकों की बात करें, हम प्रत्येक पुस्तक की बात करें। इसलिए सूत्र कहता है कि एवरी बुक, देन यहां पर बात आती है इट्स रीडर, यानी कि प्रत्येक पुस्तक का पाठक होता है, प्रत्येक पुस्तक का पाठक होता है। क्योंकि आप लाइब्रेरियन हैं, तो त्रिमूर्ति में भी यह बताया गया है कि अगर आप लाइब्रेरियन हैं, आप कर्मचारी हैं, आप स्टाफ है, तो आपका मुख्य कर्तव्य यह है कि पाठक और पुस्तक के बीच का संबंध आप हैं, पाठक और पुस्तक के बीच की कड़ी आप है। आप जितना सेवा भाव से, निष्ठापूर्ण कर्तव्य के आधार पर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आप अपनी ड्यूटीज करेंगे, और ड्यूटी करेंगे तो आप जो है उचित समय पर उचित पुस्तक का मिलान जो है उचित पाठक से करवाएंगे। रंगनाथन ने भी यही परिभाषा हमें दी है। रंगनाथन के अनुसार, रंगनाथन 1962 में डीआरटीसी की जब स्थापना हुई, तो एक छोटी सी वाकया मुझे याद आ रहा है कि 1962 में जब डीआरटीसी की स्थापना हुई, तो डीआरटीसी की स्थापना में जब इनॉग्रल फंक्शन चल रहा था, तो इनॉग्रल फंक्शन में रंगनाथन अपनी स्पीच दे रहे थे। तो स्पीच जब दे रहे थे तो वहां पर ऑडियंस में से एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा करके रंगनाथन से पूछा कि सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी नजर में हु इज नोन एज लाइब्रेरियन, आपकी नजर में या आपकी विचारधारा में पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन कौन होता है? तो रंगनाथन ने बहुत ही सिंपल शब्दों में और बहुत ही अच्छी बात कही। रंगनाथन ने कहा
कि लाइब्रेरियन वो व्यक्ति है जो राइट टाइम पे राइट मटेरियल को, राइट बुक को जो है राइट यूजर तक पहुंचाए, यानी कि उचित समय पर उचित सामग्री या उचित पुस्तक का मिलान जो है उचित पाठक से करे, उसे हम लाइब्रेरियन कहेंगे। और वही लाइब्रेरियन कहलाता है जिसे हम रेफरेंस लाइब्रेरियन भी कहते हैं। हालांकि वो बात करेंगे, आगे आएगी। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि एज अ लाइब्रेरियन आपका जो कर्तव्य है वो ये है कि पाठक और पुस्तक है, पाठक और पुस्तक के बीच का संबंध आप हैं, यानी कि आप चाहेंगे तो उचित समय पर उचित पुस्तक का मिलान जो है पाठक से हो जाएगा। अब दूसरे सूत्र में हम ये कहते हैं कि हमने लाइब्रेरी स्टाफ की बात हमने पहले सूत्र में भी करी और हमने लाइब्रेरी स्टाफ की बात हमने दूसरे सूत्र में भी करी। हम तीसरे सूत्र की बात करें, तीसरे सूत्र में ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, एवरी बुक इट्स रीडर, यानी कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। तो पुस्तक का पाठक से मिलान करवाना जो काम है वो किसका काम है? इट इज ऑफ द काम दैट इज लाइब्रेरियन, यानी कि आप एज ए लाइब्रेरियन काम कर रहे हैं और आपका ही यहाँ पर ये कर्तव्य है कि आप पुस्तक से पाठक का मिलान करवा सकते हैं। तो यहां से तीसरे सूत्र का जन्म है, ये तीसरे सूत्र का शीर्षक है। अब आपके पास कई सारी पुस्तकें हैं लाइब्रेरी में और उन पुस्तकों से संबंधित आपको काम करना है। तो यहां पर हम तीसरे सूत्र की हम गहराई से बात करेंगे और जिस प्रकार से इससे पहले कई सूत्रों में हमने छोटी छोटी बातें करी जिन पर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनते हैं, उसी प्रकार से मैं आज आपको तीसरे सूत्र के बारे में बता रहा हूं। तीसरे सूत्र में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन सी बातें ध्यान रखने के लिए जरूरी है। देखिए, तीसरे सूत्र का जो पहला पॉइंट है बहुत ही सिंपल, अत्यंत महत्वपूर्ण और मुझे बहुत ही अच्छा पॉइंट लगता है, जिसका नाम है ओपन एक्सेस सिस्टम। तीसरे सूत्र का जो पहला पॉइंट है, पहला बिंदु है, उसका नाम है आपका अबाध प्रवेश प्रणाली, यानी ओपन एक्सेस सिस्टम। अब तक कई परीक्षाओं में इस पर सवाल पूछा जा चुका है, लाइब्रेरी में ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए। हालांकि ओपन एक्सेस सिस्टम क्या है मैं आपको उसके बारे में बता दूं। हमारे यहाँ पर बहुत ही कम इस सिस्टम को काम में लिया जाता है। सिंपल इसमें शब्द हैं, इससे आप पहचान पाएंगे। पहला है इसके अंदर ओपन, सेकंड है आपका एक्सेस और तीसरा है आपका सिस्टम। तीन शब्द इसके अंदर काम में लिए जा रहे हैं, हिंदी में अबाध, प्रवेश और प्रणाली। इसका मतलब ये है अबाध यानी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं हो, खुला है, आप फ्रीली आप यूज कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उस एग्जांपल से आप ऑटोमेटिकली चीजों को समझ जाएंगे। अबाध प्रवेश प्रणाली, देखिए हमारी जो शॉपिंग हैबिट्स हैं, हम बाजार में जाते हैं, खरीदारी करने जाते हैं, तो थोड़े समय पहले जो हम खरीदारी करते थे और आज जो खरीदारी करते हैं उसके अंदर थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि पहले ये होता था कि हम किसी जनरल स्टोर पे जाते थे तो चीजों को हम हाथ नहीं लगा सकते थे, हम देख नहीं सकते थे, हम एक लिस्ट दे देते थे और दुकानदार जो होता था उन सामान को जिसके पास अगर अवेलेबिलिटी होती थी वो दे देते थे। लेकिन आज जो हमारे शॉपिंग सिस्टम है वो चेंज हो गया, आज सुपरमार्केट्स आ गए। तो आज आप शॉप, दुकान जो है वो आपके लिए खुली हुई है, कोई बाधा नहीं है, आप दुकान के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। दैट इज इट इज नोन एज अबाध, बिना किसी बाधा के। यानी कि आज सिस्टम कैसा हो गया आपका, ओपन है, आप ओपनली आप जा सकते हैं, आप अंदर एंटर कर सकते हैं, यानी कि प्रवेश। ओके, आप अंदर एंटर कर सकते हैं, प्रवेश यानी कि एक्सेस। आज आपका जो सिस्टम है, आज जो प्रणाली है वो कैसी है आपकी, इट इज नोन एज ओपन एक्सेस सिस्टम। आपकी पहुंच जो है वो खुली है, इसको हम खुली पहुंच भी कहते हैं। हिंदी में ये भी सवाल है कि खुली पहुंच जो है पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र से संबंधित है। तो पुस्तकालय विज्ञान का ये तीसरा सूत्र है और ये तीसरा सूत्र आपको, तीसरे सूत्र को आपको अपने मस्तिष्क में रखना है, आपको तीसरा सूत्र आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा सूत्र क्या कहता है, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, ये हम बात कर रहे हैं। तो आपके पास पुस्तकें हैं तो आप लाइब्रेरी में आप ओपन एक्सेस सिस्टम रखें, यानी कि आप पाठकों की आवाजाही पर किसी प्रकार का या पाठकों के प्रवेश पर किसी प्रकार की बाधा या रोक नहीं रखें। आप पाठकों को आमंत्रित करें, आप पाठकों का स्वागत करें, पाठक का स्वागत करेंगे, पाठक आपकी लाइब्रेरी में आएगा और लाइब्रेरी में आने के बाद वो ओपनली चीजें उस पाठक के सामने खुली रहनी चाहिए ताकि वो फ्रीली, मुक्त रूप से उन चीजों को देख सके। जब पाठक उन चीजों को देखेगा तो देखने से उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसकी रुचि उत्पन्न होगी और जब रुचि उत्पन्न होगी तो उनका यूज बढ़ेगा, उन्हें काम में लेना शुरू करेगा। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज ओपन एक्सेस सिस्टम। ये ओपन एक्सेस सिस्टम किसके लिए काम में जाता है, इट इज ओनली यूज फॉर द यूजर, USER, यूजर के लिए हम
यूजर को हम खुली पहुंच की हम बात कर रहे हैं। खुली पहुंच, ये हिंदी में भी शब्द आता है आपका, इसको हम कहते हैं खुली पहुंच। ये खुली पहुंच की बात की जाती है। शब्द मेरे दिमाग में कई बार इस शब्द पर सवाल आ गया, खुली पहुंच प्रणाली यानी कि ओपन एक्सेस सिस्टम जो है, अबाध प्रवेश प्रणाली जो है पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र से संबंधित है। तो थर्ड, इससे क्या होगा, इससे फायदे खुली पहुंच है, यूजर कैन एक्सेस, ये यूजर है और यूजर कभी भी जाके प्रवेश कर सकता है और प्रवेश करने के बाद क्या करेगा, उन सारी किताबों को एक्सेस कर सकता है। और जैसे एक्सेस करेगा तो एक्सेस करने से ऑटोमेटिकली किताबों का यूज बढ़ेगा और उन पुस्तकों को भी पाठक मिल जाएगा जिनको अभी तक नहीं मिला। मैं फिर वही बात कर रहा हूं आपसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि मान लीजिए 1000 पुस्तकें आपके पास है और उन 1000 पुस्तकों में से मान लीजिए कि 300, 400 या 500 पुस्तकें ऐसी है जिनका उपयोग किया जाता है और वो किताबें जिनका उपयोग नहीं किया जाता है, तो उनका उपयोग कैसे बढ़ाया जाए, क्या क्या आप अपने लाइब्रेरी में कौन कौन से परिवर्तन लाएंगे, आप किस प्रकार की सुविधाएं देंगे, ये आपके तीसरे सूत्र से संबंधित है। हर वो काम जिससे आप अपनी पुस्तकों के उपयोग को आप बढ़ा पा रहे हैं और उन पुस्तकों के लिए कि आपको पुस्तक आपके पास है, आपको पाठक ढूंढना है। यानी कि वही स्थिति हो गई कि आप दुकानदार हैं, आपके पास बहुत सारा सामान है और अब आप उस सामान के आधार पर अपने ग्राहकों को ढूंढना चाहते हैं। तो नॉर्मली ऐसा होता भी है कि अगर दुकानदार के पास सामान है और दुकानदार उसको एक समय तिथि में उसको बेचना चाहता है, या अगर समय से नहीं बेचेगा तो सामान पुराना हो जाएगा। आपको पता है कि आज हर एक चीज़ की एक्सपायरी होती है, तो समय निकलने के बाद वो सामान उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो समय रहते हुए अगर उसे ग्राहक नहीं मिला तो चीज़ें खत्म होती है। तो आपने देखा होगा दुकानदार क्या करता है कि उन चीज़ों की प्रदर्शनी करता है, उनका सेल लगाता है, उनको डिस्काउंटेड रेट पर देना शुरू करता है। तो ओपन एक्सेस सिस्टम जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तीसरे सूत्र का पहला पॉइंट है जिसको मैंने आपको बताया कि अबाध प्रवेश प्रणाली, यानी कि बिना किसी बाधा के हम ग्राहकों को, यूजर्स को, रीडर को हम लाइब्रेरी में आने दें और हम सारा सिस्टम ओपन रखें। हम अलमारियों में, तालों में किताबों को बंद नहीं रखें। हम इस प्रकार से नहीं रखें कि वो उन किताबों पर जो है पाठक की नजर नहीं पड़े। हम इस प्रकार से रखेंगे ताकि पाठक की पहुंच जो है उसके बीच में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो। तो जब बाधा नहीं होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज अबाध प्रवेश प्रणाली। ये आपके इस सूत्र का ये पहला पॉइंट है, दैट इज अबाध प्रवेश प्रणाली। अगर अबाध हम किसी प्रकार से रोक नहीं करते तो इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। नाउ क्रम में आगे बढ़ते हैं और ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को अगर आप जितना ध्यान से सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सूत्र याद होना शुरू हो जाएगा। इसी सूत्र का जो है दूसरा पॉइंट, अगेन सूत्र हमारा कहता है कि एवरी बुक इट्स रीडर, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं शेल्फ अरेंजमेंट। लाइब्रेरी में जितनी भी सामग्री रखी जाती है तो जिन अलमीरा में रखी जाती है उस अलमीरा को जो है हम लोग क्या कहते हैं, शेल्फ कहते हैं। सो इट इज नोन एज शेल्फ, यानी कि निधानी। ओके, और उसके अंदर जिस प्रकार का अरेंजमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं व्यवस्थापन। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं ओपन एक्सेस सिस्टम और शेल्फ अरेंजमेंट में क्या अंतर है। तो शेल्फ अरेंजमेंट और ओपन एक्सेस सिस्टम में अंतर है। ओपन एक्सेस सिस्टम तो ये हो गया कि अबाध प्रवेश, यानी कि आपको किसी प्रकार की बाधा नहीं है, यानी कि आप जितना भी मटेरियल है उससे आप एक्सेस कर सकते हैं, उसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो तो हो गया आपका अबाध प्रवेश प्रणाली। निधानी व्यवस्थापन का मतलब ये, निधानी मतलब शेल्फ, जितनी भी चीजें रखी हुई लाइब्रेरी में शेल्फ है। तो हम क्या करते हैं कि हमें लाइब्रेरी के अंदर, वैसे तो आपको पता ही है कि क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि चीजें जो है अलग अलग प्रकार से अलग अलग वर्गों में बटी होती है और उन्हें हम किसी एक निश्चित क्रम में जमाते हैं। चाहे आप कोई सी भी आप वर्गीकरण पद्धति यूज करें, कॉलम यूज करेंगे तो भी उसके अंदर आपको एक ऑर्डर में आपकी क्लासेस जमेगी। आप डीडीसी यूज करेंगे तभी ऑर्डर में क्लासेस जमेगी। तो जितना भी मटेरियल है, जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी के अंदर, वही मेरा उदाहरण है कि आपके पास 1000 किताबें हैं और 1000 किताबों को अगर आप अलग अलग वर्ग में बांटते हैं तो आपके पास 15, 20, 30 सब्जेक्ट बनते हैं, 30 विषयों की किताबें हैं। तो प्रत्येक विषय की किताब आप एक निश्चित स्थान पर रखें। जैसे मान लीजिए सोशल साइंस की किताब, सोशल साइंस में भी हिस्ट्री की किताबें एक जगह रहनी चाहिए, ज्योग्राफी की किताबें एक जगह रहनी चाहिए। साइंस की बात करें, प्योर साइंस की बात करें तो आपकी फिजिक्स की किताबें, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की किताबें जो है किसी एक जगह रहनी चाहिए। यानी कि मैथमेटिक्स का जितना भी कलेक्शन है वो एक ही अलमीरा में एक ही जगह पर रहना जरूरी है। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए कोई यूजर है और उसको मैथमेटिक्स की किताब पढ़नी है तो वो उसको ये पता होना चाहिए कि इस लाइब्रेरी के अंदर टोटल मैथमेटिक्स की किताबें कितनी है और कहां से शुरू हो रही है और कहां तक खत्म हो रही है। उससे फायदा ये है कि उन पुस्तकों को भी
पाठक मिल जाएगा जिनको नहीं मिल रहा था। हो सकता है यूजर को एक किताब पढ़ना है तो उसको उसी से संबंधित समकक्ष विषय से संबंधित उसी क्लास की उसी विषय की किताब उसको पास में मिल जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं शेल्फ अरेंजमेंट। और अगेन इसका वही एग्जांपल है जो आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या आज आप किसी सुपर मार्केट में जाते हैं तो आपने देखा होगा सुपर मार्केट के अंदर आपको ग्रोसरी आइटम जो है वो एक आपको है ना, फूड आइटम आपको एक जगह मिलेगा आपको है ना, और आपको कुछ और आइटम है क्रॉकरी वगैरह है या इलेक्ट्रॉनिक का सेक्शन आपका अलग होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं, उससे क्या होता है कि आपको समकक्ष चीजें एक ही जगह मिल जाती है, तो आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। सो दिस इज जस्ट एन रिलेटेड टू द अरेंजमेंट, ये व्यवस्थापन है। तो इसलिए एक समान यानी कि लाइक थिंग्स टू बी placed at same place, ओके, यानी कि लाइक थिंग्स समान चीजें टू बी प्लेस्ड रखनी चाहिए एट द सेम प्लेस, एक ही निश्चित स्थान पर आप समस्त चीजें रखें। जिससे क्या फायदा होगा कि अगर समकक्ष चीजें हैं तो हम वहां से हमें ढूंढना जो है बहुत आसान हो जाएगा। सो इट इज नोन एज शेल्फ अरेंजमेंट। शेल्फ का बहुत अत्यधिक महत्व होता है। शेल्फ अरेंजमेंट से एक और सबसे बड़ा फायदा यह है कि चीजें आराम से मिलेगी, और दूसरा जो फायदा आपको आता है दैट इज नोन एज स्टॉक, STOCK, स्टॉक वेरिफिकेशन। जब आप पढ़ते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन, ये लाइब्रेरी का जब मैनेजमेंट की यूनिट पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएगा, स्टॉक वेरिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। स्टॉक वेरिफिकेशन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। स्टॉक वेरिफिकेशन साल में एनुअल रिपोर्ट बनाने से पहले स्टॉक वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। तो उन सब कामों को करने के लिए हम सबसे पहले स्टॉक वेरिफिकेशन में कई सारी पद्धतियां हैं, जिसमें रजिस्टर्ड मेथड है, एक्सेशन मेथड है, काउंटिंग मेथड है। उन समस्त मेथड्स में किसी न किसी प्रकार का दोष है, लेकिन जो अल्टीमेट मेथड है, जो सबसे अच्छी और सटीक पद्धति है, उसको हम कहते हैं शेल्फ रेक्टिफिकेशन। यानी कि शेल्फ का मतलब होता है अलमारी, जहां पर आपका स्टॉक रखा हुआ है, और उस स्टॉक को वेरीफाई करने के लिए पहले आप सेल्फ रेक्टिफिकेशन करते हैं, यानी कि शेल्फ को आप अरेंज करते हैं। और शेल्फ अरेंजमेंट अगर प्रॉपर है आपका, तभी आप अपना अच्छा और बेहतर तरीके से आप स्टॉक वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल कि अगर आपको स्टॉक वेरिफिकेशन करना तब भी आपको शेल्फ अरेंजमेंट करना चाहिए। और तीसरा सूत्र जिसमें ये कहा जाता है कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, तो अगर पुस्तकें आपकी एक निश्चित क्रम में जमी हुई है तो उन पुस्तकों पर भी पाठक की नजर पड़ेगी जिन पर अब तक नहीं पड़ी थी, तो आप ढूंढ सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर आप ये मान के चले कि आपकी लाइब्रेरी में कोई ऐसा रीडर है जो कि साहित्य की खोज में है, वो किसी प्रकार का लिटरेचर पढ़ता है, या उसको स्टोरी बुक्स का शौक है। किसी ने मान लीजिए कोई चेतन भगत की स्टोरीज पढ़ता है, उसको शौक है, तो हमने शेल्फ अरेंजमेंट कर रखा है अगर लाइब्रेरी में, तो क्या होगा कि चेतन भगत की जितनी भी किताबें हैं वो हम एक साथ जमाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारी लाइब्रेरी में चेतन भगत ने बहुत सारी किताबें लिखी है, 30 किताबें लिखी, लेकिन हमारी लाइब्रेरी के पास उसकी 10 किताबों का कलेक्शन है, तो हम 10 ही किताबें किसी एक ही जगह रख दें। उससे फायदा ये होगा, जब रीडर आएगा वो एक किताब लेगा, उसको अच्छा लगेगा, तो अगली बार उसको ये भी पता है कि इस लाइब्रेरी में चेतन भगत की और कौन कौन सी बुक्स हैं शेल्फ में। तो इससे क्या होगा कि उन पुस्तकों को भी पाठक मिलना शुरू हो जाएगा जिनको अब तक नहीं मिला था। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो शेल्फ अरेंजमेंट अपने आप में, यानी कि शेल्फ अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया, निदानी व्यवस्थापन एक बार फिर से, कि आप लाइक थिंग्स टू बी प्लेस्ड एट द सेम प्लेस, समान वर्ग की चीजों को, समान पुस्तकों को किसी एक ही जगह रखें, समान शीर्षकों की पुस्तकों रखें, या समान विषय से संबंधित या ऑथर से संबंधित एक जगह रखें। और अगर आपने शेल्फ अरेंजमेंट बहुत अच्छा कर रखा है तो उससे आपको स्टॉक वेरिफिकेशन, जो कि पुस्तकालय की एक महत्वपूर्ण क्रिया है, एक महत्वपूर्ण कार्य है, एक ड्यूटी है, उसमें भी हमें वहां से सुविधा या सहायता मिलती है। इस पे हम काम कर सकते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और इसी सूत्र का अगला और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है दैट इज नोन एज कैटलॉगिंग। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में जानते हैं। कैटलॉगिंग की हमारी स्पेशल क्लासेस भी है। लाइब्रेरी में 2 ही चीजें जो है महत्वपूर्ण है। पहली, पुस्तकालय में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कैटलॉगिंग, CATALOGING, कैटलॉगिंग। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं
जो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग में भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। मैं बहुत ही बेसिक अंतर आपको बता रहा हूँ। हालांकि क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग बहुत सारी इसके अंदर डिफरेंस है, हम इसके बारे में बहुत गहराई से बात कर सकते हैं। पुस्तकालय, इसे हम कहते हैं लाइब्रेरी साइंस। आप में से कई सारे बच्चों ने कभी सोचा भी होगा, शायद ये दिमाग में आपका सवाल भी आता होगा कि लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी साइंस क्यों है। और मैं पहले भी अपने कई क्लासेस में कह चुका हूँ, कई सेमिनार में भी मैंने बच्चों से बात करी, वहाँ पर भी मैंने कई लोगों से सवाल पूछा भी है और उसका जवाब भी दिया है मैंने, कि लाइब्रेरी, अगर लाइब्रेरी साइंस है तो इसे साइंस फैकल्टी में नहीं पढ़ाया जाता, इसको आर्ट्स फैकल्टी में पढ़ाया जाता है, क्योंकि सोशल साइंस में पढ़ाते हैं। तो लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी साइंस तो है, लेकिन साइंस से पहले ये सोशल साइंस है, क्योंकि इसके अंदर फिलॉसफी मिक्स है। साइंस तब बनता है विषय जब उसके अंदर किसी प्रकार की क्रिया हो, मेथड हो, प्रोसेस हो। विषय विज्ञान तभी बनता है। जितने भी साइंस के आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के अंदर आप देखा होगा थ्योरी भी होती है, उसके अंदर प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल इसलिए होता है क्योंकि उन थ्योरीज को प्रूव करने के लिए हम लोग विधि का प्रयोग करते हैं, प्रोसेस मेथड से। लाइब्रेरी साइंस इसलिए है कि इसके अंदर दो मेथड्स हैं, एक का नाम है क्लासिफिकेशन और एक का नाम है कैटलॉगिंग। यानी कि क्लासिफिकेशन एक आपका वर्गीकरण है और एक आपका सूचीकरण है। दोनों, कई सारे जो बच्चे जो बिगनर्स हैं, जो लाइब्रेरी साइंस में अभी आए हैं, उन्हें क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग में थोड़ा सा जो है अंतर पता नहीं होता। तो मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको पहले अंतर बता रहा हूँ, फिर इस बिंदु पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन का अर्थ है चीजों को क्लासिफाई करना। आप लाइब्रेरियन हैं, आपके पास 1000 किताबें हैं, आप 1000 किताबों को आप लाइब्रेरी में जब जमाएंगे तो आपके पास कोई मेथड होना चाहिए कि आप किस प्रकार से जमाएंगे। तो इसको जमाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उन किताबों को आप छांटें, फिजिक्स के अलग करें, मैथमेटिक्स के अलग करें, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, यानी कुल मिला के साइंस के अलग कर देंगे आप, सोशल साइंस के अलग कर देंगे, कॉमर्स की किताबें आप वो अलग करेंगे। अब जब साइंस के अलग कर दी तो साइंस में भी अब आपको आगे बांटना है। साइंस के अंदर भी आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी। सोशल साइंस की किताबें आपने तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपने ये जमा अलग अलग किया। अब आपने इस प्रकार से उनको आपने लाइब्रेरी में अरेंज करना शुरू किया। अब जब आप अरेंज करते हैं तो मैथमेटिक्स की भी अगर आपके पास 50 किताबें हैं तो मैथमेटिक्स को भी आप अलग अलग उनके अंकन प्रदान करेंगे। उसके अंदर भी अगर सब क्लासेस हैं उन क्लासेस के ऊपर बांटेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी लाइब्रेरी क्लासीफाई हो जाएगी और क्लासीफाई होने के बाद लाइब्रेरी पूरी तरीके से आपकी अरेंज हो जाएगी। तो क्लासिफिकेशन किसके लिए काम आ रहा है? क्लासिफिकेशन काम आ रहा है, इट इज ओनली यूज फॉर अरेंजमेंट। ARRANGMENT। क्लासिफिकेशन किसके लिए काम आ रहा है? अरेंजमेंट के लिए काम आ रहा है। आप उनका व्यवस्थापन कर रहे हैं। आप लाइब्रेरी में चीजों को अरेंज करना है तो आपको क्लासिफिकेशन काम में लेना होगा और ये क्लासिफिकेशन करना जो है लाइब्रेरियन का काम है। अभी यूजर का कोई रोल नहीं है। लाइब्रेरियन का काम है कि नई किताबें आएगा, उन किताबों को अलग अलग स्कीम में, चाहे तो सीसी है, डीडीसी है, डीडीसी से उनके ऊपर अंकन प्रदान करें और उन्हें अलग वर्ग में बांटे और अलग वर्ग में बांटने के बाद ही हम उन्हें क्लासीफाई कर पाएंगे। आप अगर क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे तो आप उन चीजों को न्यूनतम समय में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैंने पहले भी जब क्लासिफिकेशन की क्लास हुई तब भी मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स दिए। अगर आपको मैं बहुत सारी चीजें दूं, अगर आप उन चीजों को अलग अलग जमाएंगे तो आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने घर में भी, हम अपने दैनिक दिनचर्या में हम सब काम करते हैं, चीजों को अलग अलग स्थान पर रखते हैं। अलग स्थान पर इसलिए रखते हैं कि उन्हें पुनः प्राप्त करना होता है। तो पुनः प्राप्त करने के लिए क्लासिफिकेशन करना पड़ता है और लाइब्रेरियन जो है इस काम को करता है। यूजर का कोई रोल नहीं। यूजर का रोल स्टार्ट है यहां से, दैट इज नोन एज कैटलॉगिंग। आपने अरेंज कर दिया। नाउ अरेंज हमने इसलिए करा कि अरेंज करने के बाद अब हमें वापस से उसे सर्च करना है। तो नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कैटलॉगिंग करना पड़ता है किसके लिए? SEARCHING, सर्चिंग। आपको खोजना है। तो जब आप खोजते हैं तो खोजने के लिए आपको कैटलॉग जरूरी है। बिना कैटलॉगिंग, अगर आपने उन किताबों की कैटलॉगिंग नहीं कर रखी है तो यूजर निश्चित पुस्तक तक नहीं पहुंच पाएगा। जब सारी किताबें आपने अरेंज कर दी, आपने क्लासिफाई कर दिया, अब आप उसके कैटलॉग कार्ड्स बनाएं। हर पुस्तक का कम से कम एक कार्ड बनाएं जिसको हम मेन एंट्री कहते हैं। और अगर उस पुस्तक में और अधिक जानकारियां हैं जो उस मेन एंट्री में कवर नहीं हो रही, या उन जानकारियों ऐसी और जानकारियां हैं जिनके आधार पर उस पुस्तक को खोजा जा सकता है, तो उनकी भी हम एडिट एंट्रीज बनाते हैं। उन सारे एंट्रीज और एडिट एंट्रीज को बनाने के बाद हम उन्हें कैटलॉग कार्ड्स की एक ट्रे में उसको अरेंज कर देते हैं। अब जब यूजर हमारे पास आएगा तो यूजर आके उस कैटलॉग कार्ड को ढूंढेगा। उस कैटलॉग कार्ड को ढूंढ सकता है विषय के आधार पर,
उस कैटलॉग कार्ड को ढूंढ सकता है शीर्षक के आधार पर, उस कैटलॉग कार्ड को ढूंढ सकता है ऑथर के आधार पर। तो ये 3 क्राइटेरिया मुख्य रूप से होते हैं। इन 3 क्राइटेरिया पे जब ढूंढेगा तो ढूंढते ही उसे कैटलॉग कार्ड में पता चल जाएगा कि ये पुस्तक जो है जो मुझे चाहिए वो इस लाइब्रेरी के पास है या नहीं है। अगर वो पुस्तक उस लाइब्रेरी के कलेक्शन में है तो उन कैटलॉग कार्ड के माध्यम से उस पुस्तक की का जो निश्चित स्थान है उस निश्चित स्थान तक पहुंचा जा सकता है। जब उस पुस्तक के निश्चित स्थान तक पहुंचता है तो पाठक उस पुस्तक को प्राप्त कर लेता है। कैटलॉग कार्ड या कैटलॉगिंग करने से यह भी फायदा है कि समान ऑथर की, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि चेतन भगत एक ऑथर है या डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन एक ऑथर है या पंडित शास्त्री, बी.के. शर्मा, आर.के. माथुर, ऐसे कोई भी ऑथर है जिनकी समान एक ही नाम है, तो उन एक ही ऑथर की अगर मान लीजिए लाइब्रेरी के पास 50 किताबें हैं तो 50 ही कार्ड जो है कैटलॉग कार्ड एक ही जगह आ जाएंगे। जब आप रंगनाथन की किताब सर्च करेंगे कैटलॉग के जरिए तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि इस लाइब्रेरी में रंगनाथन की और कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो उन पुस्तकों तक भी आप पहुंच सकते हैं जो रंगनाथन ने लिखी है। आपको पढ़नी नहीं थी लेकिन आपके मन में इच्छा नहीं थी, लेकिन चूंकि कैटलॉगिंग कर रखी थी तो कैटलॉगिंग से क्या होगा कि पाठक की रुचि उत्पन्न होगी और पाठक को यह भी पता चल जाएगा कि इस ऑथर की ये अन्य पुस्तकें और हैं जिनका संकलन जो है इस लाइब्रेरी में किया जा चुका है। तो पाठक जो है उन पुस्तकों तक भी आसानी से पहुंच सकता है, यानी कि जब उन पुस्तकों तक पहुंचेगा तो उन पुस्तकों को भी पाठक मिल जाएगा जिनको अभी तक नहीं मिला था। तो यही हमारा सूत्र है। क्या कहता है तीसरा सूत्र कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। तो पुस्तकों तक पहुंचने के लिए हमने एक जरिया बनाया है कैटलॉग, जिससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली पाठक जो है पुस्तकों तक पहुंचेगा और उन पुस्तकों को भी नवीन पाठक मिल जाएंगे जिनका अब तक यूज या उपयोग नहीं किया गया। अगर कैटलॉगिंग है तो कैटलॉगिंग से हम पुस्तकों के उपयोग को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, यही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है दैट इज नोन एज सूचीकरण। मैंने अभी आपको इसी के बारे में बताया, यानी कैटलॉगिंग। हालांकि कैटलॉगिंग के बारे में बहुत बड़ा शीर्षक है। कैटलॉगिंग की हमारी स्पेशल क्लासेस भी हैं। मैंने कैटलॉगिंग के तरीके बताए आपको, CCC से या AACR से कर सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कैटलॉगिंग की क्लासेस का लिंक भी मिल जाएगा, आप वो क्लासेस भी देख सकते हैं। और इन क्लासेस के अंदर आपको अगर किसी प्रकार से अगर आपको रुचि है आपकी और आप चाहते हैं कि कुछ और ऐड किया जाए, कुछ और आपका मेरे से सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसके अंदर आप बात कर सकते हैं। देखिए साथियों, अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट से आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ और आपको जानकारी देना चाहूंगा। ये सूत्र मैंने आपको बताया कि तीसरा सूत्र है और तीसरे सूत्र में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट ये है कि अभी आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं और लगातार आपका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा। हमारे जितने भी वीडियोस हैं, हम वीडियो पोस्ट करते हैं 24 आवर्स में, उसमें थाउजेंड्स में लाइक्स आते हैं और बच्चे कमेंट भी करते हैं। उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हमें फीडबैक मिलेगा, हमें पता लगेगा आप क्या हमसे चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं। किसी शीर्षक पर अगर आपको चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम बनाएंगे। आप हमसे लगातार जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के कई सारे तरीके हैं। उन विभिन्न प्रकार के तरीकों में से सबसे श्रेष्ठतम जो तरीका है वो हमारा ये है कि हमने अपनी खुद की एक एप्लीकेशन बना रखी है जिसका नाम है टारगेट अभी। टारगेट अभी आप लिखेंगे, आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। आपको यहाँ पर प्ले स्टोर या एंड्रॉइड फोन आप सभी लोग यूज करते हैं, तो आपको वहां पर जाना है, आपको लिखना है TARGET, टारगेट ABHI, टारगेट अभी लिखेंगे। आपको गूगल प्ले स्टोर पे लिखना है। ये आपका गूगल का प्ले स्टोर है। सभी लोग वाकिफ हैं प्ले स्टोर से क्योंकि हम सभी एप्लीकेशन यहाँ से यूज करते हैं। तो गूगल के प्ले स्टोर पे जाना है, आपको टारगेट अभी लिखना है। आपको एक सिंपल सी एप्लीकेशन मिलेगी। हमारी एप्लीकेशन भी बहुत छोटी है, आप 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा, आपकी डाउनलोड हो जाएगी। देन उसके बाद उस एप्लीकेशन में अपना मोबाइल नंबर डाल के आप उसका रजिस्ट्रेशन कर लें। आप लाइब्रेरी साइंस के अंदर आप तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम्स देना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं, डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, आपको कंटेंट्स हमारे नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। हमने लाइब्रेरी साइंस के लिए डेडिकेटेडली काम कर रखा है। हमने KVS, NVS और राजस्थान लाइब्रेरी 3rd ग्रेड, जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है हमारा, वो अन्य राज्यों में हरियाणा, बिहार में जो वैकेंसीज निकलती है हम उसके लिए भी काम करते हैं। UGC, नेट के लिए भी हम लोग काम करते हैं। तो इन सब के लिए हमने पैकेजेस बना रखे हैं और बहुत ही कम शुल्क में वहां पर आपको मिलेंगे। मात्र आपको 2,999 में, आपको 3,999 में, ऐसे आपको वहां पर पैकेजेस मिलेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड रेट में, क्योंकि उनकी फीस तो बहुत ज्यादा है कोर्सेज की, किसी की 5,000 या 6,000, लेकिन अभी डिस्काउंटेड या कोरोना या लॉकडाउन की वजह से वहां पर बहुत ही कम आपको रेट्स में वहां पर मिल जाएंगे। आप किसी भी कोर्स को परचेस करना चाहें, पहले आपके डेमो वीडियोस हैं फ्री, आप देख लें। वहां पर अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो उनमें से आप
जो भी आपको इंटरेस्टेड है, आप जिस कोर्स में आप कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। वहाँ पर कोर्स परचेस करने के बाद उसके अंदर लंबे चौड़े, क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको, वहाँ पर कई सारे चीज़ें हैं, वहाँ पर टेस्ट सीरीज हैं, आपके ई कंटेंट्स है, चैटिंग ऑप्शन है, तो वो सब ऑप्शंस आपको फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिल जाएगी। आप एक बार ज़रूर देखिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अब वहाँ पर आप परचेस करना चाहें परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर अभी इस वक्त ये बात कहने का सिर्फ मेरा एक ही तात्पर्य वो ये है कि अभी जितनी भी चीज़ें मिल रही, क्योंकि ये कोर्स पिछले 1 साल से चल रहा है, वहाँ पर डिजिटल कोर्स हम लोग दे रहे हैं बच्चों को वहाँ पर, लेकिन हम ऑनलाइन कोर्स में क्या था कि नई तकनीक का हमने प्रयोग नहीं किया था और नए कंटेंट के साथ नहीं थे हम। तो पुराना कोर्स जिन बच्चों ने ले रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उन सबको हम लोग नया कोर्स, नया कंटेंट ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा भी सर नए कोर्स में अपग्रेड कैसे करना है, तो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो उनसे ये है कि आप अभी लेना चाहें तो डिस्काउंटेड रेट में वहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है, आप उन कोर्स को ले सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि अब बहुत ही जल्दी यानी कि बहुत ही कम समय में जो है हम लोग कंटेंट भी अपडेट कर देंगे और रेट्स भी जो है कोर्सेज की नहीं आ जाएगी और डिस्काउंट वहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब का मेरा अभी चैनल देख रहे हैं, इस चैनल को आप लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक आप शेयर करना चाहें आप शेयर करेंगे तो अपने अन्य साथियों तक भी पहुंचेगा, तो उनको भी जो है बेनिफिट, जो हम लोग बेनिफिट देना चाह रहे हैं उन तक पहुंचेगा। जो हमारी एक सोच है, हमारी जो मेहनत है, वो मेहनत वहां तक भी पहुंचेगी। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते। देखिए मैंने अभी आपसे कहा हम लोग आज बात कर रहे हैं, जो हमारा जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा 3rd लॉ है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में से तीसरे सूत्र की जो खास बात ये, मैंने आपको कहा कि व्यक्तिगत तौर से सूत्र मुझे काफी अच्छा लगता है और इस सूत्र के अंदर सबसे ज्यादा गहराई है। रंगनाथन ने, होता ना कहते हैं 5 सूत्र, 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट में मिडिल होता है। आप रंगनाथन के अगर आप कॉलन भी पढ़ेंगे तो कॉलन में भी 5 तत्व है, PMEST है ना, तो PMEST में भी ई इंपॉर्टेंट है। बता दूं क्यों आपको इंपॉर्टेंट है, तो PMEST में ये छोटी सी बात मेरे दिमाग में आ गई ताकि आपको बात याद रहेगी। रंगनाथन ने क्या कहा, PMES और T, ये सभी लोग जानते हैं, क्लासिफिकेशन जिन जिन लोगों ने पढ़ा सबको पता है PMEST। अब PMEST में 5 चीजें, तो 5 में से आमतौर पे होता क्या है कि महत्वपूर्ण कौन सा होता है, बीच वाला होता है। तो बीच में ये ऐसा PMEST रंगनाथन नहीं रखते, लेकिन रंगनाथन ने स्पेशली एनर्जी को बीच में रखा। ई मतलब एनर्जी, और एनर्जी का जो कनेक्टिंग सिंबल है आपको पता होगा, सबके अलग अलग कनेक्टिंग सिंबल है। एनर्जी का कनेक्टिंग सिंबल क्या है, इट इज नोन एज COLON। सबके अलग अलग सिंबल है, किसी का कॉलन है, किसी का सेमी कॉलन है, किसी का डॉट है, किसी का इन्वर्टेड कोमा है। तो एनर्जी का कनेक्टिंग सिंबल कौन सा है, कॉलन है। और ये कॉलन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसलिए इस स्कीम का नाम भी क्या है, कॉलन क्लासिफिकेशन। इज इट ओके? छोटी सी बात है ताकि आपको बात याद रह जाए। 5 में से सबसे महत्वपूर्ण बीच वाला, यानी कि हाँ गिनती करेंगे तो इधर से गिनेंगे या उधर से गिनेंगे तो नंबर आएगा तीसरा आएगा। तो तीसरे नंबर पे क्या है, एनर्जी। एनर्जी का सिंबल जो है कॉलन है यहाँ पर। तो ये बात मैंने केवल इसलिए कही कि हमारे भी जो है 5 सूत्र है और 5 सूत्रों में से भी सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे निजी तौर पे मेरे व्यक्तिगत राय मुझे जो अच्छा लगता है वो तीसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र क्या कहता है, आपको प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। तो हम हर वो एक्टिविटी करते हैं जिससे प्रत्येक पुस्तक तक पाठक की पहुंच बने। इसी क्रम में हमने अभी तक जो है 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए, ये हमारा चौथा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट जो है अपने आप में पुनः महत्वपूर्ण है कि नई पुस्तकों की प्रदर्शनी, दैट इज नोन एज न्यू अराइवल्स। एक छोटी सी बात मुझे यहां पर याद आ गई जिससे आपको ये पॉइंट याद हो जाएगा अच्छे से। देखिए रंगनाथन के सूत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रंगनाथन ने सूत्र कब दिए आपको, सबसे पहले कब बनाए, 1928। अभी आज क्या समय चल रहा है आपका, इट इज 2020। आज देखिए 1928 से अगर मैं 2020 की बात करूं तो इसका डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा इट्स 92 ईयर्स। दैट इज 92 92 साल, अप्रोक्सीमेट 100 साल। किसी व्यक्ति ने कोई बात 100 साल पहले कह दी हो तो आप सोचेंगे समय के साथ तो कई सारे परिवर्तन होते हैं। उस 100 साल पहले या 92 साल पहले क्या तकनीक थी और आज क्या तकनीक है, सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत सारा परिवर्तन है। लेकिन रंगनाथन के द्वारा दिए गए सूत्रों की सबसे खास बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 92 यानी कि 92 साल पहले जो बात कही गई वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, आज भी उसका उतना ही महत्व है।
जी हाँ, देखिए क्यों, क्योंकि ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये छोटी सी बात थी। यहाँ हमारा पॉइंट ये कहता है आपको कि नई पुस्तकों की प्रदर्शनी, ठीक है, न्यू अराइवल्स। आज आप मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में, तो आपने देखा होगा कहीं जितना भी कलेक्शन रहता है तो वहां पर लिखा होता है कि एक सेल वाला आइटम अलग रहता है और एक के ऊपर लिखा होता है न्यू अराइवल्स। न्यू अराइवल्स मतलब नया है, जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई ऑफर नहीं है, अभी नया है। तो लाइब्रेरी में भी आपको ये व्यवस्था करनी चाहिए। लाइब्रेरी के पास जितनी भी किताबें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि लाइब्रेरी ने अपनी किताबें खरीदी तो जितना भी नया स्टॉक आया उस स्टॉक को वहां से उठाकर उसको क्लासिफिकेशन करके अलमारी में जमा दिया है। कुछ समय तक जब आपका एक्सेसनिंग हो जाए, तो एक्सेसनिंग होने के बाद भी कुछ समय तक उन पुस्तकों की या उन सामग्रियों की प्रदर्शनी की जानी चाहिए, ताकि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, दैट इज नोन एज न्यू अराइवल। प्रदर्शनी बहुत जरूरी है। इट इज यूज फॉर डिस्प्ले, DISPLAY, डिस्प्ले। आप दिखाइए, आपकी लाइब्रेरी में आपके पास क्या चीजें हैं, आप उनका डिस्प्ले करें। डिस्प्ले करने से क्या होगा कि आप जैसे डिस्प्ले करेंगे, आपको नहीं पता कि आपके जितने भी पाठक हैं वो किस नेचर के हैं, या किसके मस्तिष्क में क्या है, किसकी रुचि किस में है। अगर लाइब्रेरी ने अपना कोई नया कलेक्शन परचेज किया है, नई चीजों को एक्वायर किया है, तो उन समस्त सामग्रियों की प्रदर्शनी करें। जब आप उन सामग्रियों की प्रदर्शनी करेंगे तो प्रदर्शनी करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जितने भी लोग या जितने भी यूजर्स आपके लाइब्रेरी में रोज आते हैं, तो वो डिस्प्ले में देखना शुरू करेंगे। जब डिस्प्ले में देखेंगे तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, उनकी रुचि उत्पन्न होगी। तो उनकी रुचि उत्पन्न होगी तो उसी से क्या है कि वो वहां से किताबों को देखना शुरू करेंगे, हाथ लगाएंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, और आप उन किताबों को इशू भी करवाएंगे। तो इशू करवाने से फायदा ये होगा कि उन पुस्तकों को भी पाठक मिलना शुरू हो गया जिन्हें अब तक नहीं मिल रहा था, या कई बार। तो इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार से जब डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया। पाठक के ध्यान में वो पुस्तकें आएगी डिस्प्ले में, और उनसे हम उनके उपयोग को बढ़ा रहे हैं। तो ये एक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसमें पुस्तकों की प्रदर्शनी करना आवश्यक है। और मैंने कहा ये ट्रिक, देखिए मैंने आपसे अभी केवल यही बात इससे कही कि इस प्रकार से जब हम प्रदर्शनी करते हैं तो प्रदर्शनी करने का केवल मात्र एक ही उद्देश्य होता है कि आपको अपने ग्राहकों को अपने सामग्री या वस्तुओं की ओर जो है आकर्षित करना। आकर्षण तब होगा जब आप डिस्प्ले करेंगे, जब उनकी प्रदर्शनी करेंगे। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आपने डिस्प्ले, जैसे आप देखते हैं आज ये 92 साल पहले रंगनाथन ने ये बात कही, लेकिन लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरीज ने इस बात को अपनाया हो या नहीं अपनाया हो, लेकिन आप नॉर्मली आज आप मार्केट में देखते हैं। आज एक छोटी सी, मैं बहुत ही कॉमन, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसमें कोई ऐसा बनाया कोई ऐसा ऑथेंटिक एग्जांपल नहीं दे रहा आपको, बहुत सिंपल सा। हम सभी लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं। आपको एक मोबाइल फोन परचेस करना है, फॉर एग्जांपल आपको नया फोन चाहिए, तो आज हम नए फोन के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई से भी मॉडल चाहिए, तो होता ये है कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने XYZ किसी सैमसंग, नोकिया या आईफोन, ऐसी किसी भी एप्पल कंपनी का आपको एक प्रोडक्ट पसंद आया, आपकी सबसे पहले इच्छा होती है कि इस प्रोडक्ट में, या जो फोन जो मैं खरीदना चाहता हूँ, इस रेंज में और कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। आपको लेना एक ही है, लेकिन आपकी इच्छा होती है कि इसमें रेंज कौन सी है, या जो पर्टिकुलर मोबाइल का मॉडल आपको परचेस करना है, आपकी ये भी इच्छा होती है कि इसमें और कौन कौन से कलर आते हैं। नॉर्मली होता ये है कि लेने वाला व्यक्ति बस वो सबसे ज्यादा बिकने वाला कलर ब्लैक और व्हाइट ही होता है, लेकिन आपकी इच्छा जरूर होती है कि मुझे और भी कलर्स देखने हैं। और अगर आप देखेंगे रियल लाइफ में, फोटोग्राफ में नहीं, आपको अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे तो आप मोबाइल तो आपको एक ही खरीदना है, लेकिन खरीदने के लिए व्यक्ति दुकान पे जाता है और दुकान पे वहां उस दुकान को प्रेफरेंस देता है जहां पर सबसे अच्छा डिस्प्ले होता है, ताकि आप सारे मोबाइल्स को, आप व्यक्ति लेने के लिए उसी दुकान पे जाता है जहां उसको सारे डिस्प्ले नजर आते हैं। तो जितना अच्छा डिस्प्ले होगा, जितनी अच्छी प्रदर्शनी होगी, उतना ही अच्छा जो है सेलिंग होती है। तो लाइब्रेरी साइंस में ये बात रंगनाथन ने 92 ईयर्स पहले कह दी थी कि लाइब्रेरी में आप क्या करें, आप न्यू अराइवल्स की आप अलग प्रदर्शनी लगाएं। लाइब्रेरी का रेगुलर यूजर जो है, जो डेली विजिट करता है, या आमतौर पे अमूमन जो पाठक लाइब्रेरी में प्रवेश करता है, तो प्रवेश के साथ ही आप एक ऐसा सेक्शन बनाएं जहां पर आप पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाएं। उस डिस्प्ले सेक्शन से ये फायदा होगा कि नॉर्मली यूजर जो वहां पर विजिट करता है उसके ध्यान में रहेगा, उसके नोटिस में रहेगा कि किताबें जो है ये नई किताबें, ये लाइब्रेरी ने अपना नया स्टॉक परचेस किया है।
तो उस स्टॉक की तरफ जब ध्यान देगा तो कई सारे यूजर्स ऐसे होंगे उस स्टॉक में से अपनी रुचि के अनुसार से चीजों का चयन कर लेंगे, वहां उठा लेंगे और उन किताबों को भी पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए इस चीज से, इस डिस्प्ले से ये सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इस डिस्प्ले के आधार पर जो है आप नई किताबों को या उन किताबों को भी पाठक मिलना शुरू हो जाएगा जिन्हें अब तक पाठक नहीं मिल रहा था। साथियों, ये तीसरा सूत्र है और इस तीसरे सूत्र के अंदर कई सारी चीजें हैं, कई सारे सब पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। तीसरा सूत्र मैंने आपको बताया कि ये तीसरा सूत्र, इसमें सबसे अधिक गहराई है, सबसे बड़ा है। तो इसमें हम इसे 2 पार्ट में करेंगे। अगला पार्ट आपको पुनः मिलेगा जिसमें हम तीसरे सूत्र की हम वापस से हम बात करेंगे। एक बार पुनः फिर से, ये चैनल है हमारा, जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इसे आप शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। और जब भी हम नई क्लासेस या अपडेटेड क्लासेस हम इसके अंदर अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत से आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।